नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर और आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं व्याकरण शिक्षण की विधियों में प्रत्यक्ष विधि को लेकर के। पिछली क्लास में हमने व्याकरण शिक्षण की अनुवाद विधि पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि। क्या है प्रत्यक्ष विधि? देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन है, इस विधि में क्या होता है, किस तरह से इसमें अध्ययन होगा, इसका अध्ययन व्याकरण शिक्षण के अध्ययन से कैसे भिन्न है, इन सब पर हम चर्चाएं आज की इस क्लास में करेंगे। इस विधि के प्रवर्तक गुइन मौद हैं, फ्रांस के। इस विधि के प्रवर्तक फ्रांस के गुइन महोदय हैं, ये इस विधि के प्रवर्तक हैं। आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष विधि का प्रवर्तक कौन है, तो आप कहेंगे फ्रांस के गुइन मौदे हैं। भारत में इसकी शुरुआत बंगाल में इसकी शुरुआत टीपिंग ने की। ये भी प्रश्न आता है कि भारत में प्रत्यक्ष विधि का आरंभ किसने किया, तो आप कहेंगे साहब बंगाल में टीपिंग ने किया। आपसे पूछे कि भारत में प्रवर्तक कौन है या भारत में इसका प्रयोग किसने किया, तो आप उत्तर ये देंगे। लेकिन आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आप कहेंगे फ्रांस के गुइन मौद हैं। अब प्रश्न है कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष शब्द का निर्माण होता है प्रति और अक्षी से, प्रति प्लस अक्षी। मित्रों, प्रति का अर्थ है सामने, एक उपसर्ग है हिंदी का। अक्षी एक तत्सम शब्द है हिंदी का जिसका अर्थ है आंख। इन दो शब्दों से मिलकर के शब्द बनता है प्रत्यक्ष। संधि होती है, इसमें यण संधि हुई, यहाँ पर रूप स्वर संधि होती है, ये संधि के प्रकरण पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ आंखों के सामने, अर्थात वो घटनाएं जो हमारी आंखों के सामने होती है। प्रत्यक्ष का अर्थ ये हुआ कि ऐसी घटनाएं जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी कौन सा, क्या प्रत्यक्ष हुआ क्या? हाँ, हम कहेंगे हाँ हमारे सामने हुआ, हमने देखा, हमारी आंखों से देखा है, हमने प्रत्यक्ष देखा, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ कि किसी भी घटना का हमारी आंखों के सामने घटित होना, इसका शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न है कि शिक्षण में प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि किसी भी विद्यार्थी को शिक्षण कराते समय जब उसको सजीव से या सजीवों से अथवा निर्जीव जो वस्तु इत्यादि है उसको सामने रख करके सीधे सीधे आप रख करके जब उसका अध्ययन कराया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इस वस्तु जीव जंतु आदि के आँखों के सामने, वस्तु जीव जंतुओं आदि के चित्र दिखाकर, भाई कक्षा रूप में जाएंगे तो कक्षा में तो जीव लाना संभव नहीं है ना, वस्तु तो आप लेकर के आ गए। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम धीरे धीरे कक्षा तक पहुंचेंगे। हम सजीव की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर चल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, आपके साथ आपके फैमिली का बच्चा है और आपने देखा कि वहाँ पर आप मान लीजिए कहीं पार्क में घूमने गए, अभ्यारण्य में घूमने गए, वहाँ पर आपको लायन दिखा तो आपने कहा कि ये शेर है। आप क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप में आपको उस जीव जंतु इत्यादि को दिखा करके आप उस बालक को उसका एक नाम सिखा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष बात हुई। हम बात कर रहे हैं कक्षा। अब कक्षा में जीव लाना तो संभव नहीं है ना सभी प्रकार के, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं लाना भी तो संभव नहीं है। मान लीजिए छोटा पार्ट्स है, छोटा कोई आइटम है, छोटी कोई वस्तु है, तब तो आप कक्षा में लेकर के आ गए। लेकिन बड़ी चीज़ हुई तो आप उसको कक्षा में नहीं ला सकते, तो आप क्या करोगे? उसके चित्र दिखा करके। यानी कि अध्ययन कराते समय वस्तु जीव जंतुओं आदि के चित्रों को दिखा करके उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने रख करके जब अध्ययन कराया जाता है तो उस विधि को प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। कई विषयों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, परंतु व्याकरण शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि से अभिप्राय क्या है? क्योंकि व्याकरण में आप किसी व्याकरणिक तथ्य का ज्ञान तो सजीव वस्तु पदार्थ से नहीं कराएंगे। व्याकरण में क्या करा रहे हैं आप? एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद कराना सिखा रहे हैं, यही तो व्याकरण का ज्ञान है। अर्थात मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, अगर इसी भाषा को फ्रेंच में बोलना है तो कैसे बोला जाएगा, हाँ, इसी हिंदी भाषा को अंग्रेजी में हम जो बोल रहे हैं इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं वाक्यांशों को, तो कैसे बोला जाएगा, इस रूप में इसका काम में लिया जाता है।
तो व्याकरणिक दृष्टि से प्रत्यक्ष विधि का अभिप्राय यह है कि जब बालकों को भाषा एक जो बालक को पहले से आ रही है उस भाषा का सीधे सीधे भाषा 2 में जब व्याकरणिक अनुवाद करा दिया जाता है तो उस विधि को प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। समझना मित्रों, एक बार फिर से क्रमबद्धता से चर्चा कर रहे हैं। प्रति का मतलब है आंखों के सामने हुआ, अर्थात वस्तु, जीव जंतुओं आदि के चित्र दिखाकर अध्ययन कराना प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। व्याकरण में प्रत्यक्ष विधि से अभिप्राय क्या है? तो व्याकरण में प्रत्यक्ष विधि से अभिप्राय यह है कि बालकों को जब आप भाषा 1 से भाषा 2 का ज्ञान कराते हैं तो पिछली जो आपने व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ी उसमें क्या पढ़ा आप समझना पड़ेगा। 3 विधियों को आपको तुलनात्मक तौर पर पढ़ना है। एक हम पहले कल पढ़ चुके हैं व्याकरण अनुवाद विधि, आज हम 2 विधियां पढ़ रहे हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक व्यतिरेकी विधि। प्रत्यक्ष और व्यतिरेकी, इन तीनों विधियों को आप एक तरह से बार बार तुलनात्मक तौर पर समझिएगा, कंसेप्ट जल्दी क्लियर होगा। अभी मैं प्रत्यक्ष विधि तक आ रहा हूँ व्याकरण को सारा लेकर के। कल आप कह रहे थे कि जब आप बालक को राम घर गया इस वाक्य का जब भाषा 2 में अनुवाद करा रहे थे तो बालक को सीधा राम घर गया से राम वेंट टू होम नहीं कह रहे थे। आप बालक को प्रत्येक शब्द जैसे कि राम, जैसे कि घर, जैसे कि गया, प्रत्येक तथ्यों का भाषा 2 का पहले व्याकरणिक ज्ञान करा रहे थे कि गया क्रिया है तो अंग्रेजी में क्रिया कैसे प्रयोग होगी, घर एक नाउन है, एक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, आप उसका अंग्रेजी में उसका पहले व्याकरणिक भाषा 2 जो सिखा रहे थे आप उसका व्याकरण का ज्ञान कराते और प्रत्येक शब्द का ज्ञान करा रहे थे। इसलिए आप यहाँ पर कह रहे थे कि इसमें शब्द को इकाई माना जाता है, यानी शब्द को ये यूनिट माना जाता है। आप कॉन्सेप्ट जो मूल रूप में प्रत्येक शब्द का भाषा 2 में अनुवाद करा रहे थे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सीधे प्रत्यक्ष तौर पर करा रहे थे, नहीं करा। आज कह रहे हैं आप प्रत्यक्ष विधि यानी प्रत्यक्ष रूप में, जैसे कि आपके पास एक वाक्य है, यही मैं चर्चा कर रहा हूं कि राम घर गया, आपने सीधा कह दिया कि राम वेंट टू होम। आपने क्या करा, भाषा 1 से सीधे सीधे भाषा 2 में बालक को ज्ञान करा दिया। यही प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानी जाती है। यानी कि जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा 1 से अर्थात भाषा 1 के वाक्यों का सीधे सीधे भाषा 2 के वाक्यों में अनुवाद करता है तो उस विधि को प्रत्यक्ष व्याकरण की विधि मानी जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रत्यक्ष विधि कई विषयों में प्रयोग ली जाती है। व्याकरण में इसमें अध्ययन कैसे होगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस विधि में भाषा 1 का अभिप्राय है कि जो बालक पहले से जानता अर्थात सीखी गई भाषा से जब सिखाई जाने वाली भाषा 2 में अनुवाद कराया जाता है तो सीधे ही वाक्यों का दूसरे वाक्यों में अनुवाद करा दिया जाता है। प्रत्यक्ष रूप में सीधे सीधे कह दिया कि राम घर गया, राम वेंट टू होम। तो ये प्रत्यक्ष रूप में अनुवाद कराने के कारण इस विधि को प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस विधि में भाषा 1 से, यार समझते रहिएगा आप लोग, लिखने से ज़्यादा समझने पर बल दीजिएगा, यानी कि भाषा 1 लैंग्वेज 1 जो सीखी गई भाषा है से भाषा 2 में अनुवाद करते समय सीधा वाक्य में अनुवाद कर दिया जाता है। वाक्य में क्या कर दिया जाता है मित्रों, अनुवाद कर दिया जाता है। इसलिए इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वाक्य को इकाई माना जाता है। जबकि व्याकरण अनुवाद विधि में किसको इकाई मान रहे थे, शब्द को इकाई मान रहे थे। तो मित्रों कहानी अगला, आप व्याकरण अनुवाद विधि में कह रहे थे कि वो लिखने का अवसर ज़्यादा देती है। व्याकरण अनुवाद विधि कल कह रहे थे लिखने का अवसर ज़्यादा देती है, पढ़ने का अवसर ज़्यादा देती है। ये विधि सुनने और कहने का अवसर ज़्यादा देती है। हूबहू प्रश्न आते हैं, सुनने व कहने पर बल देती है। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। कैसे, सुनने और कहने पर, यानी इसमें बोलना, अब कह रहे हैं कि सुनना कह सकते हैं, बोलना कह सकते हैं, बोलना सुनना कह दो, चाहे सुनना कहना कह दो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर बल देती है, कैसे देती है, क्यों इसलिए देती है कि आप कह रहे हैं कि इस विधि में आप चित्र दिखाकर अनुवाद कर रहे हैं। मुझे बताइए, तो चित्र कर रहे हैं तो उस समय जब आप चित्र दिखा रहे हैं तो बालक को चित्र दिखा दिया, आपके पास एक चित्र है, आपने कहा कि भैया ये जो चित्र है ये हाथी का चित्र है, ये हाथी है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको
सुना रहे हैं और वो सुन रहा है, यानी आप कह रहे हैं और वो सुन रहा है। व्याकरण में जब आप अध्ययन करा रहे थे भाषा 1 से भाषा 2 में, तो आपने एक सीधा सीधा वाक्य बोला कि राम घर गया और आपने सीधे कह दिया कि राम वेंट टू होम, यानी आपने कहा और बालक ने सुना। इसलिए इस विधि में कहना और सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस विधि में। अगला है कि इस विधि में व्याकरण की सहायता तो ली जाती है, किंतु कम से कम शब्दों का प्रयोग, अर्थात कम शब्दों में अधिकतम ज्ञान करवा दिया जाता है। यानी इस विधि में व्याकरण का सहारा लिया जाता है, किंतु कम शब्दों में, ये बात भी आती है, कम शब्दों में अधिक अधिगम करवाया जाता है, यानी कम से कम शब्दों में, क्योंकि आपके सामने चित्र है, मौजूद हैं, आप सीधे सीधे चित्र दिखा रहे हैं और वस्तु दिखा रहे हैं, उसको सीधे समझा रहे हैं, यानी आपको ज़्यादा वहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़्यादा आपको प्रत्येक व्याकरणिक संरचना का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस तरह से हम व्याकरण अनुवाद विधि कह रहे थे, तो वहाँ पर आपको प्रत्येक शब्द संरचना की, अगर मान लीजिए एक वाक्य है राम घर गया, कोई दूसरा ले लेना भाई, मैं तो राम बोल रहा हूँ, सीता घर गई कह दो, तुम्हारा अपना कोई नाम ले लो। तो आप अगर राम संज्ञा है तो आप संज्ञा के बारे में भाषा 2 में जानकारी दे रहे हैं, पहले उसको पूरी। घर गया तो अब घर कौन सी संज्ञा, आप उसकी भी पूरी दूसरी भाषा में जानकारी दे रहे हैं। गया एक क्रिया है तो आप उस क्रिया के सभी काल, लिंग, वचन इत्यादि के बारे में बालक को पहले सारी जानकारी करा रहे हैं, प्रत्येक शब्द संरचना की। लेकिन यहाँ पर आप प्रत्येक शब्द संरचना की जानकारी नहीं करा रहे, बल्कि आप कह रहे हैं कि राम वेंट टू होम, राम और घर गया एक क्रिया है, यानी कम से कम शब्दों में आप बालक को अधिकतम ज्ञान अर्जित करवाते हैं इस विधि में। इस विधि में वार्तालाप, मौखिक कार्य, बात एक ही है, क्योंकि हमने कहा इसमें किसमें सुनने और कहने पर बल दिया जाता है। मैं इसको दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, वार्तालाप, मौखिक कार्य वह बोलने पर ही बल रहता है। यानी कि बात वही है कि इसमें बातचीत होती है, मौखिक कार्य ज़्यादा होता है, बोलने पर ही बल होता है, क्योंकि हमने पिछली व्याकरण अनुवाद विधि में पढ़ा है। मैं बार बार व्याकरण अनुवाद विधि की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आप इन तीनों विधियों को एक साथ समझ सकते हो, और मैं इसको इसी तरह से पढ़ा भी रहा हूँ। व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि और व्यतिरेकी विधि, अगली विधि वही हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम लिखने पर, पढ़ने पर बल ज़्यादा दे रहे थे, यहाँ पर मौखिक कार्य कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो बोलने पर ही क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। इस विधि में वस्तु व शब्द के मध्य सह संबंध होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार पूछा जाता है कि किस विधि में वस्तु और शब्द के मध्य सह संबंध होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि में होगा। कैसे होता है पहले में समझिएगा। आपने बालक को कोई भी एक वस्तु दिखाई, मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु से आप इसका जो शब्द है, इसका जो नाम है वो सिखा रहे हैं बालक को, तो वस्तु और शब्द के मध्य क्या हो रहा है, सह संबंध हो रहा है। प्रश्न पूछा जाता है किस विधि में वस्तु और शब्द के मध्य सह संबंध होता है, तो आप कहेंगे मित्रों प्रत्यक्ष विधि में वस्तु और शब्द के मध्य सह संबंध पाया जाता है। अगला है, इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, सारी बातें बार बार आती है, जितनी भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। आप चाहें तो पढ़ते समय एक बार वीडियो पूरा देख के आपको लगता है कुछ लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोर्ड का, मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। इस विधि में क्या होगा, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। देखिए कल व्याकरण अनुवाद विधि में हम कह रहे थे कि वहाँ पर भाषा 1 से भाषा 2 का अनुवाद कराते समय भाषा 2 की शब्द संरचना सिखाने के बाद उस वाक्य का मातृभाषा में भी उसको सिखाया जाता है, और इसीलिए कल कह रहे थे कि मातृभाषा व्याकरण अनुवाद विधि की बुनियादी इकाई है। लेकिन इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। आप उन्हीं भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो भाषा सिखा रहे हैं, जो भाषा सिखा रहे हैं उसी का ही प्रयोग करेंगे। मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः क्या है, वर्जित है।
इसका हम प्रयोग नहीं करते। रटने पर हम जो है इसके जो कोशिश ये करते हैं कि शब्द सीमित हो और ज्ञान जो अर्जित ज्ञान है वो स्थायी हो। शब्द सीमित होते हैं, कल अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा कि कम शब्दों में शब्द सीमित होते हैं, अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। क्यों? इसलिए कि प्रत्यक्ष देख रहे हैं और आंखों देखी किसी भी चीज का के द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वो ठोस और स्थायी होता है। अगला हम लिख रहे हैं, इस विधि में कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ या ना रे? ठीक है। इस विधि में वाक्य से अनुवाद होने के कारण भाषा की सुंदरता बनी रहती है। ये इसका सबसे बड़ा गुण है कि इस विधि में वाक्य से अनुवाद होने के कारण भाषा की सुंदरता बनी हुई रहती है। जबकि व्याकरण अनुवाद विधि में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि बालक व्याकरण का अच्छा ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, किंतु भाषा की सुंदरता, भाषा की रवानगी समाप्त हो जाती है। समझाइए मित्रों कहानी? अनुकरण के द्वारा सीखता है। इस विधि में बालक कैसे सीखता है? इसमें भी अनुकरण के द्वारा सीखता है। एक बार फिर समझो पूरी कहानी को, प्रत्यक्ष विधि को। इस विधि के प्रवर्तक फ्रांस के गुइनमोद हैं। भारत में इसकी शुरुआत बंगाल में टीपिंग ने की। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है आंखों के सामने देखना, अर्थात सजीव रूप में जो जीव जंतु है उनके अथवा वस्तुओं के चित्र आदि दिखा करके कक्ष में दिखा करके बालकों को प्रत्यक्ष रूप में उनका ज्ञान कराया जाता है, तो उस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। व्याकरण के संदर्भ में प्रत्यक्ष से अभिप्राय यह है कि जब विद्यार्थी को भाषा 1 से भाषा 2 का अध्ययन कराया जाता है तो उसको प्रत्येक शब्द संरचना का अलग अलग ज्ञान ना करा करके सीधे ही एक वाक्य से दूसरे वाक्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान प्राप्त करता है। व्याकरण का वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, व्याकरण का सहारा लिया जाता है, लेकिन प्रत्येक व्याकरण अनुवाद विधि की तरह प्रत्येक शब्द संरचना का वो अच्छा ज्ञान नहीं कर पाता है। ये इसका थोड़ा सा नकारात्मक बिंदु है, क्योंकि वहाँ पर वो ये तो समझ जाएगा कि राम घर गया का अर्थ राम वेंट टू होम है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वेंट का अर्थ गया होगा या फिर होम का अर्थ घर है। ये चीज़ें उसको थोड़ी परेशानी देने वाली होती है। इस विधि के द्वारा एक चीज़ ये होती है कि प्रत्यक्ष रूप में देखने के कारण अर्जित ज्ञान ठोस और स्थायी होता है। ठोस होता है, स्थायी होता है, लेकिन व्याकरणिक तथ्यों की पूर्णतः जानकारी उसको नहीं हो पाती। इसका एक दोष है। लाभ सबसे बड़ा यह है कि इस विधि में प्रत्यक्ष तथ्यों के द्वारा सिखाया जाता है, साथ साथ वाक्य का वाक्य में अनुवाद करते हैं। व्याकरण के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए भाषा की सुंदरता बनी हुई रहती है, भाषा की सुंदरता समाप्त नहीं होती है। अगला आता है मित्रों व्यतिरेकी विधि। ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। अभी एक बार व्यतिरेकी हम सीख लेते हैं, फिर तीनों का हम प्रत्यक्ष रूप में। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि में सुनना और कहना महत्वपूर्ण है, जबकि व्याकरण अनुवाद विधि में पढ़ना और लिखना महत्वपूर्ण था। ये प्रश्न आते हैं, सारे बार बार आते हैं, सभी जगह पूछ जाते हैं कि किस विधि में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब हम व्यतिरेकी विधि पढ़ रहे हैं। सीजे डॉटसन इसके प्रवर्तक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है। किस विधि में द्वितीय भाषा शिक्षण का अध्ययन कराते समय तुलनात्मक तौर पर अध्ययन कराया जाता है। बहुत बार प्रश्न आता है, रीट इत्यादि सेकंड ग्रेड में कई बार इसका प्रश्न पूछा जा चुका है। व्यतिरेकी विधि, व्यतिरेकी विधि, इस विधि के प्रवर्तक सीजे डॉटसन है। कौन है भाई? इस विधि के प्रवर्तक सीजे डॉटसन है।
यह अंग्रेजी की बाईलैंग्वेज मेथड से आई है, यानी कि ये विधि अंग्रेजी की जो बाईलैंग्वेज मेथड है उससे इस विधि को ग्रहित किया गया है, इसीलिए इसको बाईलैंग्वेज विधि भी कहा जाता है। इस विधि में कैसे अध्ययन होता है ये देखेगा। देखो, आपने पहले व्याकरण अनुवाद पढ़ा, फिर अभी प्रत्यक्ष पढ़ा और अब क्या पढ़ रहे हो, व्यतिरेकी विधि। थोड़ा बार बार मैं बना रहा हूँ इसको, फिर रब कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आप लोग बोर्ड पे भी, श्वेत पट पे भी देख रहे हैं, ध्वनि को, मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हैं, बेहतर समझ सकें, क्योंकि ये इन तीनों में सूक्ष्म अंतर है। व्याकरण अनुवाद में आप क्या कह रहे थे, भाषा 1 से भाषा 2 में अध्ययन कराते समय प्रत्येक शब्द का शब्द से अध्ययन करा रहे थे। बालक प्रत्येक व्याकरणिक तथ्य की जानकारी कर रहे थे, पहले भाषा 2 का अध्ययन करा रहे थे, फिर उसको उसकी मातृभाषा में कर रहे थे, इसलिए मातृभाषा उसकी बुनियादी इकाई थी और यह शब्द को इकाई माना जाता था। ये बात आप पढ़ रहे थे। फिर आपने प्रत्यक्ष विधि में पढ़ा कि सीधे लैंग्वेज 1 से लैंग्वेज 2 में सीधे अनुवाद कर देते हैं प्रत्यक्ष रूप में। आप अब पढ़ रहे हैं व्यतिरेकी विधि, व्यतिरेक तुलनात्मक तौर पे अध्ययन कराएंगे, यानी कि भाषा 1 से भाषा 2 का अध्ययन कराते समय भाषा 1 और भाषा 2 में समान तथा असमान संरचनाओं का अलग अलग अध्ययन करते हुए असमान अर्थात उनकी तुलना करते हुए असमान संरचनाओं के व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है। अर्थात दोनों ही विधियों में ये तुलना की जाती है कि कौन सी संरचनाएं समान है और कौन सी संरचनाएं असमान है। इसलिए ये प्रश्न बनता है यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि तुलनात्मक अध्ययन पर बल देती है, या किस विधि में तुलना भाषा 1 से भाषा 2 का अध्ययन तुलना के माध्यम से करवाया जाता है। तो उसका उत्तर होगा मित्रों व्यतिरेकी विधि। कई बार इसका प्रश्न पूछा जा चुका है। इस विधि में अध्ययन कराते समय असमान संरचनाओं पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है, असमान संरचनाएं। असमान संरचनाएं कैसे होती है अभी समझो, वापस समझो बात को, नहीं समझ में आया तो फिर समझो रे बाबा। देखो, इस विधि में भाषा 1 से भाषा 2 में इस परिभाषा से आपके उत्तर निकलेंगे कि इसमें किस पर बल होगा और इसमें तुलनात्मक अध्ययन कैसे होता है। भाषा 1 से भाषा 2 में अध्ययन कराते समय समान और असमान, समान व असमान संरचनाओं, जो भी तथ्य हैं, संरचनाओं की तुलना की जाती है। और इसीलिए यहां से यह प्रश्न बनता है कि तुलना पर बल देने वाली विधि कौन सी है। तो उसका होगा, यानी द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है कौन, व्यतिरेकी विधि। क्योंकि आप जब दूसरी भाषा का अध्ययन करा रहे हो तो भाषा 1 और भाषा 2 में लैंग्वेज 1 यानी सीखी गई भाषा से सिखाई जाने वाली भाषा में अध्ययन कराते समय उन दोनों भाषाओं में समान और असमान संरचनाओं में तुलना की जाती है। इसलिए द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है कौन सी, व्यतिरेकी विधि। अब कैसे अध्ययन होता है तुलनात्मक तौर पर, फिर हम पढ़ाएंगे। एक लाइन पहले मैं लिख रहा हूं, दोनों कौन, समान और असमान, दोनों में असमान संरचनाओं पर बल दिया जाता है, असमान संरचनाओं पर बल दिया जाता है। इस प्रश्न ये कि इन पर ही बल क्यों देते हैं, इन पर बल इसलिए देते हैं कि बालक जो असमान संरचनाएं होता है उसी में ही तो सबसे ज़्यादा त्रुटि करता है, उसी में सबसे ज़्यादा वो गलतियां करने के चांस वहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बालक को कहा कि राम घर गया और अंग्रेजी में कह रहे हैं राम वेंट टू होम, तो राम शब्द वो उधर भी सुन रहा है और इधर भी सुन रहा है। इसको बोलने सुनने में वो गलती नहीं करेगा, लिखने में प्राय गलती नहीं करेगा, सिमिलर साउंड है, सिमिलर रूप में लिख रहा है। लेकिन वहाँ तो कह रहा वेंट, यहाँ कह रहा गया, वहाँ कह रहा होम, यहाँ कह रहा घर। ये जो असमान संरचनाएं हैं बालक इसी में तो त्रुटि करेगा। उसे ये पता नहीं है कि कौन गया का अर्थ कौन सा है और
होम यानी घर का अर्थ कौन सा है? तो ये जो असमान संरचनाएं होगी, जैसे आपने लिखा राम घर गया और आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया कि राम वेंट टू होम। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संरचनाएं समान है। राम और राम ये दोनों संरचनाएं समान हैं, बालक इसमें त्रुटि नहीं करेगा। लेकिन ये जो असमान संरचनाएं हैं, यहाँ का आप अध्ययन कराओगे कि यहाँ पर घर का अर्थ होम है और गया का अर्थ वेंट टू। ये जो असमान संरचनाएं हैं, इस पर बल दिया जाता है। ऐसा कर रहा है तो शिक्षक क्या कर रहा है? लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, सुन भी और बोल, सारे काम हो रहे हैं। यानी लिख भी रहा है, लिखने का काम भी हो रहे हैं, पढ़ाने का काम भी हो रहा है, शिक्षक कह भी रहा है, सुना भी रहा है, विद्यार्थी सुन भी रहे हैं। यानी इस विधि में लिखना, पढ़ना, कहना और सुनना सभी महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि इस विधि में तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं मित्रों? यहीं से प्रश्न बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कि इसके प्रवर्तक कौन है? सीजे डॉटसन। कहाँ से आई? अंग्रेजी की बाईलैंग्वेज मेथड से। अध्ययन कैसा होता है? भाषा 1 से भाषा 2 में अध्ययन कराते समय किस विधि में असमान संरचनाओं पर बल दिया जाता है? व्यतिरेकी विधि में। किस विधि में तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? व्यतिरेकी विधि में। तुलनात्मक अध्ययन किसके बीच में होता है? समान और असमान संरचनाओं के माध्यम के बीच में। जो समान संरचनाएं थी वाक्य रचना के दौरान, जो समान चीजें थी, उस पर बल नहीं दिया जाता है। जो असमान संरचनाएं होती है उस पर बल दिया जाता है, क्योंकि इसी में बालक ज्यादा त्रुटि करता है। अब ये होता है कि इस विधि में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस विधि में इंपॉर्टेंट ये है अगली बात कि इस विधि में लिखना, पढ़ना, सुनना और कहना सभी महत्वपूर्ण हैं। जबकि पहले आपने 2 विधियां पढ़ी, उनमें आप देख रहे थे कि व्याकरण अनुवाद विधि में पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण था, प्रत्यक्ष विधि में सुनना कहना महत्वपूर्ण था। तो इस विधि में चारों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अब आप एक बार फिर तीनों विधियों को वापस से बारी बारी से समझिएगा क्रमबद्ध तौर पे। व्याकरण अनुवाद विधि में, अच्छा इसमें सारी बातें होगी। इसमें एक चीज़ और रह गई है आपकी, इसमें शब्द व वाक्य दोनों को इकाई माना जाता है। ये एक बात यहाँ पर रह गई है, जोड़ दीजिएगा मित्रों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शब्द व वाक्य दोनों को इकाई माना जाता है। दोनों को इकाई माना जाता है। क्यों माना जाता है रे बाबा? इसलिए माना जाता है कि इसमें पहले आप वाक्य का वाक्य से अनुवाद तो कर ही रहे हैं कि राम घर गया, राम वेंट टू होम, तो आप वाक्य का वाक्य से अनुवाद कर रहे हैं। साथ साथ आप प्रत्येक शब्द की संरचना में भी तो अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो असमान शब्द है उसका आप अलग से ज्ञान भी करा रहे हैं। इसलिए इस विधि में शब्द और वाक्य दोनों को इकाई माना जाता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। अब मैं तीनों विधियों को एक बार तुलनात्मक तौर पर साथ साथ में समझा रहा हूँ, सुनने की कोशिश कीजिएगा। व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें शब्द का शब्द से अनुवाद करते हैं। पहले भाषा 2 का अध्ययन कराया जाता है, फिर उसको मातृभाषा में अनुवाद करके सिखाया जाता है, इसलिए मातृभाषा उसकी बुनियादी इकाई है। प्रत्यक्ष विधि में वाक्य का वाक्य से अनुवाद करते हैं, इसलिए उसको वाक्य को इकाई माना जाता है। प्रत्यक्ष विधि में सुनना कहना महत्वपूर्ण है, जबकि व्याकरण अनुवाद विधि में पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण था। व्याकरण अनुवाद विधि में शब्द का शब्द से अनुवाद होने के कारण भाषा की सुंदरता, भाषा की रवानगी, लयात्मकता समाप्त हो जाती है, किंतु बालक व्याकरणिक तथ्य का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष विधि में भाषा की सुंदरता बनी रहती है, क्योंकि वाक्य का वाक्य से अनुवाद होता है। फिर हम व्यतिरेकी विधि पढ़ रहे हैं, इसको बाईलैंग्वेज कह रहे हैं। दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन होता है, अर्थात भाषा 1 और भाषा 2 में अध्ययन कराते समय दोनों के बीच में जो समान और असमान संरचनाएं होगी उनमें तुलना की जाएगी। जो समान संरचनाएं हैं उसमें बालक त्रुटि नहीं करेगा, जो असमान संरचनाएं होती है उसमें त्रुटि के चांस ज़्यादा रहते हैं, गलती की अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं विद्यार्थी को। इसलिए जो असमान संरचनाएं होती है उसमें बल दिया जाता है। इसमें शब्द को भी इकाई माना जाता है और वाक्य को भी इकाई माना जाता है। और इसमें एक ये थी कि इसमें चारों बातें, कहना, सुनना, पढ़ना और लिखना, सभी इसमें महत्वपूर्ण है। ये थी मित्रों हमारी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियाँ।
अगली क्लास में फिर एक नई विधि के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।